चाइना से ऑलमोस्ट उसकी हर नेबरिंग कंट्री परेशान है। और यहां पर हम बात करते हैं ताइवान के लिए, ताइवान को घेरने के चक्कर में है, वॉर गेम तेज किए जा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं, किस तरह की इक्वेशन आगे चाइना और ताइवान के बीच में बैठ रही है? देखिए, चाइना और ताइवान का मसला बहुत पुराना। पहले जो चाइना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, जो ताइवान के शासक थे ये चाइना के शासक थे। अब क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी है, जब माओ जेडुंग आया, उसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया, इनको उसने खदेड़ दिया। ये चले गए आरओसी वाले, ये आरओसी वाले ये चले गए ताइवान में, इन्होंने ताइवान को अपना कर्मभूमि बना लिया। चाइना ने पकड़ लिया, कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी जिसे सीपीआई कहते हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, सीसीपी ने अपना क्षेत्र पकड़ा चाइना। कुछ सालों में चाइना थोड़ा संपन्न हुआ, ताइवान ने अपना, ताइवान डेमोक्रेसी, अपने सेमीकंडक्टर वगैरह में उन्होंने बहुत बड़ा नाम बना लिया। और एक टाइम ऐसा था, ताइवान की जो इन्वेस्टमेंट थी 90% जो एफडीआई था वो चाइना में जाता था, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। धीरे धीरे चाइना के पास थोड़ी पावर आई, तो अब कम्युनिस्टों के लिए, कम्युनिस्ट में क्या है पूजा जी, आपको लैंड पे कब्जा करना है। कम्युनिज्म में आपकी सफलता इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डेट इक्विटी रेशियो, इन सब चीजों से कम्युनिस्टों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते कितनी जमीन तूने खा ली, मतलब पुराने राजा महाराजा वाला स्टाइल। अच्छा, मैंने एक कंट्री और दबोच ली, तो ये कंट्री कितने की होगी? 10 ट्रिलियन की होगी। हाँ, 10 ट्रिलियन की वेल्थ चाइना में जुड़ गई, इनका ऐसा मानना है। चाइना इतना सा था, इतना सा, आज फूल के इतना हो गया है। इनर मंगोलिया, ताजिकिस्तान, सबकी टेरिटरिया इन्होंने चबा ली, तिब्बत इन्होंने चबा लिया। अब इनकी नजर आ गई ताइवान पे, क्योंकि ताइवान है सोने की चिड़िया, ताइवान सेमीकंडक्टर्स को इंडस्ट करता है, बहुत पैसे वहां ताइवान में। तो और चाइना को ये पता कि अगर मुझे आगे चलना है, मुझे ये ताइवान चाहिए, तो धीरे धीरे इन्होंने एक वन चाइना पॉलिसी निकाली। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी दुनिया में मानता है कि ताइवान और चाइना जो है ये एक कंट्री है, ये बस ज्योग्राफिकली अलग अलग, कंट्री एक है। अब इसमें यूरोप, इसमें इंडिया भी मानता है इसको इन अ वे, कहीं ना कहीं अमेरिका भी मानता है इन अ वे वन चाइना पॉलिसी को, कहीं ना कहीं तरह से, मतलब 70-30 वाली बात है, 60-40 वाली बात है। बट हाँ, ज्यादा रुझान वन चाइना पॉलिसी को मानने की तरफ ही, अधिकतर चीजों का मानते हैं, अमेरिका भी मानता है। फिर चाइना कहता जी मुझे ताइवान का यूनिफिकेशन करना है। अब ताइवान कहता जी मैं तो अलग कंट्री हूँ, डेमोक्रेसी हूँ, मुझे आप में नहीं आना, आप ऑटोक्रेसी हो, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। अब फिर धीरे धीरे चाइना ने मिलिट्री ताकत दिखानी शुरू कर दी, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे हम आपको दबोच लेंगे। अब क्या हुआ पीछे, ये थोड़ा हिस्ट्री दी मैंने, पीछे एक $11.1 बिलियन की डील साइन हुई है बिटवीन अमेरिका एंड ताइवान फॉर एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी सबमरीन और एंटी शिप सिस्टम्स, और सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, जिसमें आपका हिमर्स भी और हिमर्स भी आते हैं। और इनका बड़ा एक अच्छा एंटी टैंक मिसाइल, इसका नाम मेरे दिमाग से भी स्किप करिए, जो इंडिया ने भी लिया है, उसके लिए भी इन्होंने डील इनसे साइन कर ली है। जेवलिन्स, जेवलिन्स तो उनके लिए भी उन्होंने इंडिया से डील साइन कर ली है। उससे पहले एक 4 बिलियन की डील हुई, उससे पहले 5.2 बिलियन की डील हुई, ये 11.1 बिलियन की डील सबसे बड़ी थी। अब चाइना को तकलीफ हो गई, कह रहा नहीं जी ये तो नहीं चलेगा, आप तो ताइवान को हथियार दे रहे हो, वो हथियार हमारे खिलाफ है। अगर चाइना को ताइवान लेना है तो इसका रास्ता सिर्फ समुद्र से है। पहले आपको समुद्र से उनको हराना है, फिर आपके शिपों में लोग जाएंगे, फिर आपकी एयरफोर्स जाएगी। ताइवान के पास अच्छी खासी सेना है, अच्छे खासे जेट्स हैं, अच्छी खासी मिलिट्री है, मुकाबला कर सकती है। पर अभी चाइना के पास ये कैपेबिलिटी नहीं कि वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान को ब्लॉक करके चाइना ताइवान को बाई शिप कब्जा कर सके। और ताइवान ने जितनी अपनी क्षमता बनाई वो शिप्स और सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है। और जो भी ये अमेरिका से मिसाइल्स लिए, ये भी उसी काम के लिए। ये चाइना जानता है कि अभी मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है, उन्हें कुछ साल लगेंगे। अभी क्या हुआ, ये एक बैकड्रॉप था, इससे पहले भी ताइवान के घेराव हुए, इससे पहले भी घेराबंदी हुई, पर ये घेरा पूजा जी पहले सबसे टोटली डिफरेंट है। पहले ये क्या करते थे, ताइवान का घेराव कर लिया, कुछ घंटे कुछ दिन और निकल गए। अब ताइवान में सारा खाना पानी तेल जो भी है बाहर से आता है, एनर्जी ताइवान की बाहर से आती है। तो ये ताइवान स्ट्रेट्स को ब्लॉकेड करते थे और निकल जाते थे। अब की बार इन्होंने क्या किया, ये ब्लॉकेड अलग कैसे है, इसके पीछे एक कहानी है। अभी ये अक्टूबर की बात है, मैंने शायद आपके एक शो पे कहा भी था। अक्टूबर में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी का हेड है, उसके नीचे आता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि जो मिलिट्री का ऊपर, आप मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री टाइप। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन, औपचारिक हेड है शी जिनपिंग, पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन है, जो करता धरता है, वो जनरल जैंग। जनरल जैंग को लाया था शी जिनपिंग ने, पर अब इनकी बनती नहीं पावर टसल में। अगर शी जिनपिंग गया तो नेक्स्ट कंटेंडर जनरल जैंग हो सकता है, वो भी कम्युनिस्ट है, ये भी कम्युनिस्ट है, दोनों पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। तो यहां इनकी
अनबन है, क्योंकि चाइना में अगर आप मिलिट्री पे कंट्रोल खो देते हो तो आपके पास कोई वर्चस्व नहीं रहता। शी जिनपिंग एक ऐसा व्यक्ति है मुल्ला मुनीर की तरह, जिसके पास प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी इसके पास आता है, और ओवरऑल चाइना का हेड भी। तीन चार मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन इसके पास है। अब अक्टूबर में क्या हुआ, जैंग जब आए तो इन्होंने अपने बंदे हर जगह बिठा दिए। अक्टूबर में शी जिनपिंग ने 9 लेफ्टिनेंट जनरल और 14 मेजर जनरलों को एक दिन में गायब कर, चाइना में गायब हो जाता जी, इन्हीं अरेस्ट हुआ, बोला ये करप्ट थे, उठा लिया। मतलब 25-24 हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री के अफसर, मेजर जनरल 14 और 9 लेफ्टिनेंट जनरल, और एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उठाया वो ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड का हेड थे। ईस्टर्न थिएटर कमांड यानी कि जो चाइना, ये ताइवान मसला मसला जो देखता फुजियान से, फुजियान इनकी प्रोविंस है, उसके पार ताइवान है, उस वाला मसला देता, उसको भी गायब करते, गायब हो जाते हैं वो फिर दिखते नहीं। वैसे चाइना का डिफेंस मिनिस्टर भी गायब हो चुका है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब हो चुका है। अब इसकी जगह जनरल जैंग बिन को डाला गया। ये जनरल जैंग बिन माना जाता शी जिनपिंग का राइट हैंड मैन है। इसको, इसका अपॉइंटमेंट जनरल जैंग ने नहीं बल्कि खुद शी जिनपिंग ने साइन किया और इसको बिठा दिया, यानी कि अपना खास बंदा इसने ताइवान यानी ईस्टर्न मिलिट्री कमांड का हेड बना के बिठा दिया। अब की बार जो ब्लॉकेड किया है तो चाइना कहता है चार चीजें। कह रहा है पहली बात, हम ताइवान को ब्लॉकेड तो करेंगे ही करेंगे, ताइवान के सारे बड़े पोर्ट्स को ब्लॉक करेंगे, जो न्यूट्रल पॉइंट्स है उनको ब्लॉक करेंगे ताकि बाहर से कोई मदद के लिए ना आए, और फिर हम एक ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी करेंगे, अगर हमें हमला करना हो कैसे करेंगे। और अब की बार, पहले होता था चाइना के नेवी और चाइना के एयरफोर्स, अब की बार चाइना नेवी, चाइना एयरफोर्स जो कॉमन है, चाइना की आर्मी, चाइना के स्पेशल फोर्सेस, और अब की बार रॉकेट फोर्स जो इनका एलीट ग्रुप माना जाए, जो रॉकेट्स और मिसाइल्स को कंट्रोल करता, उसको भी लाया गया है गेम में। ये घेराव इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि पूजा जी ये पता नहीं लगा ये घेराव कब युद्ध में बदल जाए। लास्ट टाइम का घेराव थे, अपनी ताकत दिखाने वाला काम था। ये अब की बार सॉलिड घेराव है। अगर शी जिनपिंग चाहे 2 घंटे में ये घेराव फुल फ्लेजेड युद्ध में तब्दील हो सकता है। ताइवान ने कहा हम तैयार हैं, हमारी एयरफोर्स तैयार है। यहाँ शी जिनपिंग की जापान से नहीं बनती, जो हमने बात की थी, इनकी जापान से रस्साकशी चल रही है। जापान अपनी मिलिट्री तैयार कर रहा है, वो हमने वो जहाजों को लॉक करने वाला इंसिडेंट बताया था, तो जापान अपनी मिलिट्री तैयार कर रहा है। अमेरिकन बहुत नजदीक से देख रहे हैं गुआम से कि क्या करने वाले हैं ये, और अभी इन्होंने कुछ नए मिसाइल भी बनाए जो गुआम तक भी जा सकते हैं, अमेरिकन बेस तक, Y2 खासकर, जिसके बारे में बात की थी। तो अब ऐसे में बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, क्योंकि अभी वाला जो मैंने ये व्हाट यू कॉल द जंगी बेड़ा देखा और इसकी जो व्यू रचना देखी, इसमें कभी भी युद्ध शुरू हो सकता। अभी टेंशंस ऑल टाइम हाई है बिटवीन चाइना, जापान, ताइवान और अमेरिका। ये ऑल टाइम हाई टेंशंस हैं। और कभी ऐसा ना हो शेर आया, कभी ऐसा ना जाए और एकदम वो ताइवान पे हमला कर ले, और ताइवान को जो भी रेस्पॉन्ड करना, जो अमेरिका को जो भी रेस्पॉन्ड करना, कुछ घंटों में करना पड़ेगा, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो गेम है, ये पिछले सब गेमों से अलग है। इसका अवसर बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए, इनका हथियार बदल गया, इनकी घेराबंदी वाली जो व्यू रचना है पूजा जी, वो कंप्लीटली बदल गई है। जापान भी अभी डरा हुआ, क्यों? जापान करीब 110 किलोमीटर दूर है वहां से, यानी कि अगर वो स्टेट आपने बंद कर दी, जापान का जो ऑयल एनर्जी वगैरह 95% इंपोर्ट करता है, तो जापान कहता है अगर तुमने इन पे बोला वो चौक बोला ब्लॉकेड लगा दिया, तो हमारे यहाँ एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारे यहाँ मटेरियल कहाँ से, हम एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो जापान भी चिंतित है, और जापान में अमेरिका के सबसे बड़े एयर बेसिस हैं। तो मतलब आप समझिए एक बहुत विचित्र और बहुत डेंजरस सी परिस्थिति बन रही है। हम तो प्रभु से यही कामना करेंगे सब ठीक रहे।